कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को घने जंगल में पागलों की तरह भागते हुए देखते हैं। हर तरफ घने और ऊंचे पेड़ हैं और उनके बीच से बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आता। वह सूरज की तरफ देख देख कर अपना रास्ता बनाने की कोशिश करता है, लेकिन अब सूरज भी धीरे धीरे ढलने लगता है। अंधेरा गहरा हो रहा होता है और वह बंदा रुका नहीं, बस भागता रहता है। भागते भागते उसकी नजर एक बोर्ड पर पड़ती है जिस पर लिखा होता है पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, यानी इस जगह के आगे जाने के बाद वापस लौटना नामुमकिन है। साथ ही बोर्ड पर नंबर 108 भी लिखा होता है। यह देखते ही उसके चेहरे पर मायूसी छा जाती है। थोड़ी देर बाद पूरे जंगल में एक अजीब खामोशी छा जाती है। एकदम से सारे परिंदे एक साथ वहां से उड़ जाते हैं, जैसे किसी खतरे का सिग्नल हो। जंगल में न कोई जानवर नजर आता है, न इंसान। वह आदमी और तेजी से भागने लगता है, लेकिन कई घंटे भागने के बाद वह दोबारा उसी जगह पर आ जाता है जहां पहले वाला बोर्ड था। वही पॉइंट ऑफ नो रिटर्न का बोर्ड, वही नंबर 108। मतलब चाहे वह जिस भी डायरेक्शन में जाए, ये जंगल उसे वही वापस ले आता है। अब उसे समझ आ जाता है कि इस जंगल से निकलना उसके बस की बात नहीं। अब वह छुपाने की जगह ढूंढता है। चारों तरफ सिर्फ बड़े बड़े पेड़ हैं। कोई सेफ जगह नहीं मिलती तो वह एक पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन टूटी हुई टहनी की वजह से वह काफी ऊंचाई से नीचे गिरता है। बहुत चोट लगती है उसे। इससे पहले कि वह बेहोश हो जाए, जमीन हिलने लगती है और अजीब आवाजें आने लगती हैं। अंधेरों से कोई चीज अचानक उसे पकड़ लेती है और जंगल की गहराइयों में खींच के ले जाती है। वह चीज क्या थी ये नहीं दिखाया जाता, लेकिन उस आदमी की दर्द भरी चीखें सुन के इतना जरूर समझ आता है कि अब वह बचा नहीं। 6 दिन बाद कहानी हमें एक शहर में ले जाती है। यहाँ मीना नाम की एक लड़की एक बर्ड शॉप में काम करती है। उस दिन उसका बॉस आता है और उसे एक गोल्डन पैरट को शहर से दूर एक जू में डिलीवर करने का काम देता है। मीना बिना देर किए अपनी गाड़ी में बैठ जाती है, मोबाइल पर लोकेशन सेट करती है और निकल पड़ती है। शहर से बाहर निकलते वक्त रास्ते में उसे एक जगह काफी सारे लोगों की मिसिंग फोटोज लगी हुई दिखाई देती हैं। यानी इन लोगों ने यह रास्ता पकड़ा और कभी वापस नहीं आए। लेकिन मीना इन पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और आगे बढ़ती रहती है। जो जल्दी पहुंचने के लिए वह मैप में एक शॉर्टकट लेती है और यही शॉर्टकट उसे सीधा जंगल के बीच ले जाता है। वही जंगल जहां 6 दिन पहले हम उस आदमी को गायब होते देख चुके हैं। जंगल में आते ही मोबाइल में सिग्नल चला जाता है और गाड़ी का रेडियो भी बंद हो जाता है और थोड़ी देर में गाड़ी भी रास्ते में खराब हो जाती है। मजबूरन मीना गाड़ी से बाहर निकलती है। चारों तरफ जंगल है, कोई इंसान नहीं। तभी उसे सामने लगा हुआ वही बोर्ड दिखाई देता है, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। वह पैरट का पिंजरा हाथ में लेती है और मदद ढूंढने के लिए आगे चल पड़ती है। कुछ दूर चलती है, पीछे मुड़कर अपनी गाड़ी की तरफ देखती है तो गाड़ी वहां से गायब हो चुकी होती है। जंगल का हर कोना एक जैसा दिखता है, कोई पहचान नहीं मिलती। अचानक सारे परिंदे एक साथ पेड़ से उड़ जाते हैं। जमीन कांपने लगती है। मीना को किसी के पास होने का एहसास होता है। कुछ दूर उसे एक साया दिखता है। वो उस तरफ भागती है, मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन वो साया गायब हो जाता है। फिर एक बूढ़ी औरत भागती हुई नजर आती है। मीना भी दौड़कर उसका पीछा करती है, हेल्प मांगती है, लेकिन वो औरत रुकती नहीं। तभी वो बूढ़ी औरत एक बड़े कमरे के दरवाजे पर खड़ी होती है और मीना से कहती है, अगर जिंदा रहना चाहती हो तो जल्दी अंदर आ जाओ। मीना बिना सोचे उस कमरे की तरफ भागती है। अंदर जाते ही औरत दरवाजा लॉक कर लेती है। ये जगह काफी अजीब है। कमरे के अंदर एक बहुत बड़ा मिरर लगा होता है और वहाँ पहले से 2 और लोग मौजूद हैं। बूढ़ी औरत अपना नाम मैडलिन बताती है, लड़की का नाम चियारा है और लड़के का नाम डैनियल। मैडलिन मीना को जल्दी बताती है कि अभी बात करने का वक्त नहीं, सबको मिरर के सामने आकर खड़े हो जाना चाहिए क्योंकि वो लोग उन्हें देखने आने वाले हैं। मीना पूछती है, कौन देखने आने वाला है? मैडलिन जवाब नहीं देती। अचानक बाहर से अजीब और खौफनाक आवाजें आने लगती हैं। चियारा बताती है कि इन्हें वॉचर्स कहते हैं। ये लोग मिरर के उस पार से इन्हें देख सकते हैं, लेकिन ये लोग उन्हें कभी नहीं देख सकते। हर रोज सूरज ढलने के बाद ये वॉचर्स आते हैं और सुबह सूरज निकलने तक वहाँ रहते हैं। फिर बाहर से तालियां बजने की आवाज आती है। मैडलिन बताती है कि वॉचर्स मीना के आने की खुशी मना रहे हैं। मीना पूरी तरह कंफ्यूज है, समझ नहीं आता कि हुआ क्या है। रात भर वो बस सुबह होने का इंतजार करती रहती है। सुबह होने पर ये लोग कमरे से बाहर निकलते हैं। मैडलिन बताती है कि वॉचर्स सिर्फ रात में बाहर आते हैं, दिन में ये लोग जंगल में आजादी से घूम सकते हैं। मीना को तो बस एक काम है, जंगल से बाहर निकलना। फौरन पैरट का पिंजरा उठा के निकल पड़ती है। मैडलिन बाकी लोगों को उसे रोकने से मना कर देती है, जैसे उसे पहले से पता हो कि मीना हार मानकर वापस आएगी ही। जाते वक्त मैडलिन मीना को एक ही बात कहती है, इस जंगल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। रात होने से पहले सबको वापस घर आ जाना पड़ता है। अगर रात को बाहर रही तो जान से हाथ धो बैठोगी। लेकिन मीना किसी की नहीं सुनती। काफी देर चलती है और आखिर में एक ऊंची पहाड़ी की चोटी पर पहुंच जाती है। वहां से चारों तरफ सिर्फ घना जंगल नजर आता है। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। वो निराश होकर वहां बैठ जाती है। तभी उसके कंधे पर किसी का हाथ महसूस होता है। वो घबराकर पीछे मुड़ के देखती है तो मैडलिन होती है। मैडलिन उसे हौसला देती है, कहती है कि यहाँ सबने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन कोई कामयाब नहीं हुआ। उसके बाद मैडलिन उसे जंगल में एक जगह ले जाती है और पॉइंट ऑफ नो रिटर्न वाले काफी सारे साइन बोर्ड दिखाती है जो जंगल की चारों दिशाओं में गोल घेरे में लगे हैं। बीच में उनका घर है। इसका मतलब है
चाहे कोई भी दिशा में जाओ, आखिर में वापस इसी जगह आना पड़ता है। मैडलिन बताती है कि ये बोर्ड उनके घर से तकरीबन आधे दिन की दूरी पर है। अगर कभी भी इनसे आगे चली गई तो वापस लौटना मुश्किल हो जाएगा। मीना पूछती है, ये सब किसने बनाया? मैडलिन कहती है, एक प्रोफेसर ने, लेकिन फिलहाल और कुछ नहीं बताती। अब रात हो जाती है, सब लोग वापस कमरे में आ जाते हैं। आज की रात चियारा सबके सामने डांस करती है और कहती है कि वॉचर्स ये सब देखना पसंद करते हैं। ऐसा नहीं है कि इन्हें हमेशा सिर्फ मिरर के सामने खड़े रहना पड़ता है। ये लोग जो चाहें कर सकते हैं, बस मिरर की तरफ कभी पीठ नहीं करनी। अगर ऐसा किया तो वॉचर्स बहुत गुस्सा हो जाते हैं। रात में तो वॉचर्स का मसला रहता ही है, लेकिन दिन में भी जिंदगी आसान नहीं। रोज जंगल से कुछ न कुछ शिकार करके लाते हैं, तब जाकर गुजारा होता है। अगले दिन चियारा और मीना साथ जंगल में निकलती हैं। मीना पूछती है, वॉचर्स आखिर चाहते क्या हैं? चियारा बताती है कि मैडलिन का कहना है कि वॉचर्स इन्हें ऑब्जर्व करते हैं, इन्हें देखते हैं, इनके हाव भाव और बोलने का तरीका सीखते हैं। लेकिन अगर किसी इंसान ने वॉचर्स को देख लिया तो वह अपना मानसिक संतुलन खो देता है, क्योंकि वॉचर्स का असली रूप इतना भयानक होता है कि कोई भी उसे देखकर अपने होश संभाल नहीं सकता। आगे चलते हुए चियारा मीना को जमीन में बना एक गहरा गड्ढा दिखाती है। बताती है कि पूरे जंगल में ऐसे बहुत सारे गड्ढे हैं। दिन के वक्त वॉचर्स इन्हीं के अंदर रहते हैं, बाहर नहीं आते, क्योंकि सूरज की रोशनी उनकी स्किन को जला देती है। रात ढलने पर वे बाहर निकलते हैं। इसी बीच चियारा मीना को अपनी कहानी भी बताती है। वह करीब 5 महीने पहले अपने पति जॉन के साथ यहाँ आई थी। 6 दिन पहले जॉन जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने के लिए अकेला चला गया था। चियारा को पूरा यकीन है कि वह जरूर वापस आएगा, लेकिन हमें यहाँ समझ आ जाता है कि कहानी की शुरुआत में हम जिस आदमी को गायब होते देख चुके हैं वह जॉन ही था, और जो हुआ उसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि शायद वह अब जिंदा नहीं। घर वापस आने के बाद मैडलिन मीना को 3 जरूरी नियम बताती है। पहला, रात के वक्त किसी भी हाल में घर का दरवाजा नहीं खोलना। दूसरा, मिरर की तरफ कभी पीठ नहीं करनी। तीसरा, दिन के वक्त उन गड्ढों के पास बिल्कुल नहीं जाना, और जितना हो सके हमेशा रोशनी में रहना। जब तक इन 3 नियमों को फॉलो करोगी तब तक जिंदा रहने की उम्मीद बनी रहेगी। लेकिन मीना को मैडलिन की बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता। उस रात वह मिरर के पास कान लगाकर वॉचर्स की आवाजें सुनने की कोशिश करती है। कुछ नहीं सुनाई देता। उसे लगता है मैडलिन झूठ बोल रही है, इसीलिए वह नियम तोड़कर मिरर की तरफ पीठ करके सो जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद बाहर से मिरर पर जोर जोर से मारने की आवाजें आने लगती हैं। मैडलिन फौरन उठती है और मीना को मिरर की तरफ मुंह करके खड़े रहने को कहती है। जैसे ही मीना ऐसा करती है, वॉचर्स का गुस्सा थोड़ा ठंडा पड़ता है। यानी जब इंसान वॉचर्स को पीठ दिखाते हैं तो वे इसे अपनी बेइज्जती समझते हैं। अगली सुबह मीना डेनियल के साथ जंगल में निकलती है। मीना उससे पूछती है, क्या तुमने कभी वॉचर्स को देखा है? डेनियल कहता है, उसने भी आज तक नहीं देखा, और जो भी देख लेता है वह जिंदा नहीं बचता। लेकिन मीना को मैडलिन की बातें एक बनाई हुई कहानी लगती हैं। वह डेनियल को मनाती है कि चलो उन गड्ढों में चेक करते हैं, शायद वहां से जंगल से बाहर जाने का कोई रास्ता मिले। डेनियल भी काफी वक्त से यहाँ रहकर थक चुका है, इसलिए वह मान जाता है। दोनों उस गड्ढे के पास पहुंच जाते हैं। मीना अपनी कमर में रस्सी बांधकर अंदर उतर जाती है। डेनियल ऊपर से रस्सी पकड़े खड़ा रहता है। नीचे मीना को साइकिल, टेप रिकॉर्डर, टेडी और इंसानों के इस्तेमाल की कई चीजें मिलती हैं। ये सब उन्हीं लोगों का सामान था जो पहले यहाँ वॉचर्स का शिकार हो चुके थे। मीना कुछ सामान रस्सी के जरिए ऊपर भेज देती है। जब वह अपने लिए रस्सी का इंतजार करती है, अचानक गड्ढे के अंदर किसी की हलचल महसूस होती है। एक वॉचर का हाथ उसकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन दिन का उजाला गड्ढे तक पहुंच रहा होता है। जैसे ही उस हाथ पर रोशनी पड़ती है, वह जलने लगता है। उसी वक्त डेनियल रस्सी नीचे फेंकता है और मीना जल्दी से बाहर निकल आती है। दोनों वह सारा सामान लेकर घर वापस आते हैं। मैडलिन पूछती है, ये सामान कहाँ से मिला? वे दोनों झूठ बोल देते हैं कि जंगल से मिला। मैडलिन समझ जाती है कि यह सब गड्ढों से आया है, क्योंकि वह काफी अरसे से यहाँ है। वह मीना से पूछती है कि उसने नीचे क्या देखा, लेकिन मीना कुछ नहीं बताती। गड्ढों से एक कैमरा भी मिला होता है। डेनियल अपना दिमाग लगाकर उस कैमरे को टीवी के साथ कनेक्ट कर देता है ताकि पहली बार सब लोग वॉचर्स को देख सकें। मैडलिन बार बार समझाती है कि ये बहुत बड़ी गलती है, लेकिन मीना और डेनियल उसकी एक बात भी नहीं मानते। वे दोनों वॉचर्स का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन उस रात कोई वॉचर नहीं आता। फिर कुछ देर बाद कुछ ऐसा होने वाला होता है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। थोड़ी देर बाद घर का दरवाजा खटखटाया जाता है। सब टीवी की तरफ देखते हैं। कैमरे में किसी इंसान के पैर नजर आते हैं। बाहर खड़ा शख्स चियारा के पति जॉन की आवाज में बात करता है और दरवाजा खोलने को कह रहा है। चियारा को लगता है कि उसका पति वापस आ गया है। वह दरवाजा खोलने के लिए दौड़ती है, लेकिन मैडलिन उसे रोक लेती है। कहती है बाहर जॉन नहीं है, क्योंकि रात के इस वक्त इस घने जंगल में कोई भी इंसान यहाँ तक पहुंच नहीं सकता। चियारा नहीं मानती तो मैडलिन कहती है, उसे परखो,
कोई ऐसी बात पूछो जिसका जवाब सिर्फ तुम दोनों जानते हो। चियारा बाहर खड़े शख्स से एक खास किताब के बारे में सवाल करती है। वह जवाब नहीं दे पाता, इसलिए सब समझ जाते हैं कि बाहर एक वॉचर है जिसने जॉन का रूप ले रखा है। दरवाजा न खुलने पर वॉचर गुस्से में बाहर लगे कैमरे को तोड़ देता है। कैमरा टूटने से पहले उसकी एक झलक कैमरे में कैप्चर होती है। सब देखते हैं कि जॉन ही बाहर खड़ा है, यानी वॉचर्स इंसानों का बिल्कुल परफेक्ट रूप ले सकते हैं। वॉचर्स अब बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। वे मिरर पर जोर से हमला करते हैं, जिसकी वजह से मिरर में एक बड़ी दरार पड़ जाती है। लेकिन मैडलिन समझदारी से सबको लाइन में मिरर के सामने खड़ा कर देती है। इससे वॉचर्स का गुस्सा कुछ हद तक ठंडा हो जाता है और वे वहां से चले जाते हैं। बाद में मीना मैडलिन को सच बता देती है कि वे लोग गड्ढे से यह सामान लाए थे। ये सुनते ही मैडलिन बहुत गुस्सा होती है। अगली सुबह वह सारा सामान उठाकर दोबारा उसी गड्ढे में फेंक देती है। लेकिन इस सब की वजह से जंगल में और भी अजीब चीजें होने लगती हैं। इसका सबसे ज्यादा असर डेनियल पर पड़ता है, जो धीरे धीरे अपना गुस्सा और होश दोनों खोने लगता है। दूसरी तरफ चियारा को यकीन हो जाता है कि उसका पति अब वापस नहीं आएगा। इस दर्द में वह पूरी तरह टूट जाती है और वॉचर्स के गड्ढों में कूदकर जान देने का फैसला कर लेती है। लेकिन मीना वक्त पर पहुंचकर उसे रोक लेती है और उसकी जान बचा लेती है। इसी बीच डेनियल पूरी तरह अपना दिमाग खो देता है। वह मैडलिन को एक पेड़ से बांध देता है और सबके सामने कहता है कि अब यहाँ सिर्फ उसकी बात मानी जाएगी। अब रात होने वाली थी, इसलिए डेनियल घर की तरफ भागता है और चियारा भी उसके पीछे चली जाती है। मीना मैडलिन को पेड़ से खोलने के लिए वहीं रुक जाती है, लेकिन डेनियल चियारा को लेकर अंदर चला जाता है और दरवाजा अंदर से बंद कर लेता है। मीना और मैडलिन को बाहर वॉचर्स के लिए छोड़ देता है। दोनों बार बार दरवाजा खटखटाती हैं, हाथ जोड़ती हैं, गिड़गिड़ाती हैं, लेकिन डेनियल नहीं मानता। अब अंधेरा पूरी तरह छा गया है। अपनी जान बचाने के लिए मीना और मैडलिन एक घने पेड़ के पीछे छुप जाती हैं। कुछ ही देर में वॉचर्स की खौफनाक आवाजें पूरे जंगल में गूंज उठती हैं और पहली बार मीना को और हमें भी वॉचर्स की एक झलक मिलती है। लंबे पतले खतरनाक जीव हैं जो अपने गड्ढों से निकलकर इंसानों के घर की तरफ बढ़ते हैं। जब वॉचर्स घर में पहुंचते हैं और मीना और मैडलिन को वहां नहीं पाते, तो वे उन्हें ढूंढने के लिए जंगल में अलग अलग दिशाओं में निकल जाते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर मीना और मैडलिन दौड़कर दरवाजे तक पहुंचती हैं और रोते हुए डेनियल से दरवाजा खोलने की गुजारिश करती हैं। इस बार डेनियल मान जाता है। दोनों अंदर आती हैं और दरवाजा लॉक हो जाता है। अंदर आने के बाद मैडलिन पहले डेनियल पर बहुत गुस्सा करती है, फिर सबको मिरर के सामने खड़े होते हुए वॉचर्स के बारे में एक बहुत जरूरी बात बताती है। वह कहती है, जब वह पहली बार इस जंगल में आई थी तब उसने अपना ही एक डुप्लीकेट देखा था। एक वॉचर था जो उसका रूप लेने की कोशिश कर रहा था, बिल्कुल उसी जैसा, बस आंखें और बाल थोड़े अलग थे। मीना पूछती है, ये वॉचर्स आखिर हैं क्या? मैडलिन एक लंबा सच बताती है। कहती है, ये वॉचर्स असल में फेरीज हैं जो पुरानी दुनिया में इंसानों के साथ रहते थे। फेरीज जादुई ताकत और पंखों वाले जीव थे, लेकिन वक्त के साथ इंसान उनकी ताकत से डरने लगे। इंसानों ने उन्हें एक श्राप के जरिए एक बड़े गड्ढे में हमेशा हमेशा के लिए कैद कर दिया। कई 100 सालों तक जमीन के अंदर कैद रहने के बाद उन्होंने खुदाई करके रास्ते बनाए और धीरे धीरे बाहर निकले। अब वही गड्ढे उनका घर है। सालों की कैद की वजह से उन्होंने अपने पंखों और जादू की ताकत खो दी और सूरज की रोशनी अब उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है, लेकिन रूप बदलने की ताकत आज भी उनमें है। डेनियल पूछता है, तो फिर ये वॉचर्स हम इंसानों को रोज रात में क्यों आकर देखते हैं? मैडलिन बताती है, ये एक बार फिर इंसानों के बीच रहना चाहते हैं, लेकिन अपने असली रूप में ये मुमकिन नहीं। इसीलिए ये हम इंसानों को ऑब्जर्व करते हैं, हमारे चलने बोलने का तरीका सीखते हैं, ताकि हमारा रूप लेकर आम इंसानों की तरह जिंदगी जी सकें। मैडलिन ये सब बता ही रही होती है कि वॉचर्स वापस आ जाते हैं। मीना और मैडलिन को देखते ही वे गुस्से में घर का दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं। सब घबरा जाते हैं। इतने में टेबल घिसटने की वजह से कालीन पलट जाती है और नीचे एक बड़ा लोहे का दरवाजा नजर आता है। वह जल्दी से खुलता है और नीचे एक बहुत बड़ा अंडरग्राउंड बंकर मिलता है। सब फौरन अंदर घुस जाते हैं और ऊपर का दरवाजा बंद कर लेते हैं। बंकर के अंदर की सुविधाएं देखकर सब हैरान रह जाते हैं। हजारों दिनों का खाना, एक कंप्यूटर और जरूरत का पूरा सामान मौजूद है। मीना जानना चाहती है कि यह जगह किसने बनाई। वो कंप्यूटर ऑन करती है, उसमें बहुत सारा डेटा मौजूद होता है। पता चलता है कि ये सारी जगह प्रोफेसर मार्टिन ने बनाई थी। प्रोफेसर को पहले से ही इन जीवों के बारे में पता था और वह इन पर रिसर्च कर रहा था। वह दूसरे इंसानों को पैसों का लालच देकर यहाँ लाता था। रात को खुद इस बंकर में छुप जाता था और ऊपर के कमरे में लोगों को छोड़ देता था। फिर वॉचर्स उन्हें खा जाते थे। अगली वीडियो में डॉक्टर मार्टिन बताते हैं कि रिसर्च के दौरान उन्हें एक बहुत अलग फेरी मिली जो सूरज की रोशनी में भी उन गड्ढों से बाहर आ सकती थी। उसने एक छोटी सी बच्ची का बिल्कुल परफेक्ट रूप ले रखा था जिसे कोई पहचान नहीं सकता था। वह बहुत अच्छी थी। उसने डॉक्टर मार्टिन को मारा नहीं। डॉक्टर मार्टिन उसे वहां ले आया और उसने कैमरा दूसरी तरफ घुमाया।
वह वॉचर पिंजरे में कैद थी। न जाने कौन सा एक्सपेरिमेंट करने वाले थे वह। कंप्यूटर में बहुत सारी वीडियो थी हर दिन की, लेकिन मीना जानना चाहती थी कि आखिर में क्या हुआ। इसीलिए वह सबसे आखिरी वीडियो खोलती है। उसमें प्रोफेसर मार्टिन खुद को और उस फेरी को मारने वाले होते हैं। मरने से पहले उन्होंने यहाँ फंसे लोगों के लिए जंगल से बाहर निकलने का रास्ता बता दिया। कहते हैं शाम को परिंदे जिस दिशा में जाते हैं उसी दिशा में भागो, और भागते भागते वहां एक नदी आएगी, वहां एक नाव भी पड़ी होगी, उसे पार करके तुम अपनी जान बचा सकते हो। और उन्होंने यह भी कहा कि अगर कोई इस जंगल से निकलने में कामयाब हो जाए तो मेरी यूनिवर्सिटी जाकर मेरी सारी रिसर्च तबाह कर देना। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई यहाँ आकर। फिर प्रोफेसर ऊपर चले गए और गोलियों की आवाज आई। उन्होंने पहले उस फेरी को मारा और फिर खुद को। आज रात ये सब बहुत खुश थे क्योंकि जंगल से बाहर निकलने का रास्ता मिल गया था। अगली सुबह बंकर से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि वॉचर्स ने उनका पूरा सेफ हाउस तबाह कर दिया है। अब समझ आ जाता है कि अगर जिंदा रहना है तो जितनी जल्दी हो सके इस जंगल से निकलना होगा, वरना रात को छुपने के लिए अब कमरा भी नहीं बचा था। प्रोफेसर ने कहा था कि शाम के वक्त परिंदों के पीछे जाओ, लेकिन उनके पास शाम होने तक इंतजार करने का वक्त नहीं। इसीलिए मीना अपने पास मौजूद येलो पैरेट को पिंजरे से आजाद कर देती है। जिस दिशा में वह उड़ता है उसी दिशा में ये सब चलते हैं। चलते हुए रास्ते में ही उन्हें एक कब्र मिलती है। मैडलिन उसे देखकर बताती है कि एक वक्त था जब फेरीज और इंसान साथ रहते थे, लेकिन इंसानों ने उनके साथ धोखा किया और उन्हें इन जंगलों में हमेशा के लिए कैद करके चले गए। कुछ देर और चलते हैं और कई घंटे सफर करने के बाद ये लोग एक नदी के पास पहुंच जाते हैं। वहां प्रोफेसर की एक नाव भी रखी होती है। सब नाव में बैठ जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि ये लोग वहां से निकल पाते, पीछे से मदद की आवाज आती है। पीछे मुड़कर देखते हैं तो चियारा का पति जॉन बहुत बुरी तरह जख्मी नजर आता है। डेनियल अकेला उसकी मदद के लिए जाता है और उसे खींचकर नाव की तरफ लाने लगता है, लेकिन तभी मीना और बाकी लोग देख लेते हैं कि वह जॉन नहीं बल्कि एक वॉचर है जो उसका रूप लेकर आया है, और उनके सामने ही डेनियल का रूप ले लेता है। वे कुछ नहीं कर पा रहे। वह वॉचर डेनियल को मार देता है। सबको पता था कि वॉचर्स इस नदी को पार नहीं कर सकते। फाइनली ये लोग नदी पार करके शहर पहुंच जाते हैं और कहानी में असली ट्विस्ट इसके बाद आता है। शहर पहुंचने के बाद ये तीनों अलग अलग रास्तों पर चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद मीना प्रोफेसर मार्टिन की यूनिवर्सिटी पहुंचती है ताकि उनकी सारी रिसर्च तबाह कर सके जैसे उन्होंने कहा था, लेकिन वहां उसे एक टेप रिकॉर्डर मिलता है और उसी में एक नया राज छुपाया था। उस रिकॉर्डिंग में पता चलता है कि हजारों साल पहले जब इंसान और फेरी साथ रहते थे तब उनके बीच शादियां भी होती थीं। इंसान और फेरी के मिलाप से जो बच्चे पैदा होते थे उनमें दोनों की खूबियां होती थीं। उन्हें हाफलिंग्स कहते थे। हाफलिंग्स रूप बदलने में इतने माहिर होते थे कि वे किसी भी मरे हुए इंसान का भी बिल्कुल परफेक्ट रूप ले सकते थे। प्रोफेसर का मानना था कि जब इंसानों ने फेरीज को कैद किया तब कुछ हाफलिंग्स इंसानों का रूप लेकर उनके बीच छुप छुप कर रहने लगे, और आज भी वे किसी न किसी रूप में मौजूद हो सकते हैं। रिसर्च देखते हुए मीना को कुछ पुरानी तस्वीरें मिलती हैं जिन्हें देखकर वह हैरान रह जाती है। तस्वीर में प्रोफेसर के साथ मैडलिन नजर आती है। मीना कंफ्यूज हो जाती है कि अगर मैडलिन प्रोफेसर की वाइफ थी तो उसने कभी ये किसी को क्यों नहीं बताया। इस भारी कंफ्यूजन को शेयर करने के लिए वह चियारा के पास जाती है और उसे बताती है कि प्रोफेसर मार्टिन की वाइफ मैडलिन थी। रिसर्च करने पर पता चला कि प्रोफेसर की असली वाइफ की काफी साल पहले कैंसर की वजह से मौत हो गई थी। ये सुनकर चियारा हैरान होकर पूछती है, तो फिर इतने वक्त से हमारे साथ रहने वाली औरत कौन थी? मीना सारी बातों को जोड़कर एक सच्चाई समझ लेती है। अपनी वाइफ की मौत के बाद प्रोफेसर बुरी तरह टूट गए थे और उसे किसी भी हाल में वापस पाना चाहते थे। जब उन्हें रूप बदलने वाली फेरीज के बारे में पता चला तो उन्होंने एक छोटी फेरी को कैद कर लिया और अपनी वाइफ की तस्वीर दिखाते हुए उसे मैडलिन का रूप लेने पर मजबूर किया, क्योंकि वह फेरी बाकी सबसे अलग थी, दिन में भी बाहर आ सकती थी। फिर मीना कहती है कि उसने मैडलिन को यहाँ बुलाया भी है। तभी एक कार वहाँ आकर रुकती है। जब उस कार से जो इंसान बाहर निकलता है उसे देखकर मीना की सांस अटक जाती है। वह चियारा थी, यानी कि अब तक मीना जिससे बात कर रही थी वह मैडलिन थी जो चियारा का रूप लेकर बैठी थी। जैसे ही असली चियारा घर के अंदर आती है, मैडलिन चियारा के पति जॉन का रूप लेकर पीछे से उस पर हमला कर देती है और उसे बेहोश कर देती है। फिर मीना की तरफ बढ़ती है। मीना पूछती है, आखिर तुम चाहती क्या हो? मैडलिन गुस्से में कहती है, मैं फेरीज में सबसे अलग मखलूक हूँ। मेरे सारे साथी बचपन से मुझे चिढ़ाते थे, मुझे अपने साथ नहीं रहने देते थे। मैं उस जंगल में अकेली रह गई थी और इंसानों के बीच रहना चाहती थी। फिर एक दिन प्रोफेसर वहां आया। उसने मुझे पिंजरे में कैद किया और कहा कि अगर मैं उसकी वाइफ का रूप ले लूं तो वह मुझे जंगल से बाहर ले जाएगा। मैंने उसकी बात मानी। उसने मुझे मैडलिन की सारी बातें सिखाईं, लेकिन बाद में उस धोखेबाज ने मुझे मारने की कोशिश की। अपनी जान बचाने के लिए मैंने ही उसे गोली मार दी। तुम इंसान कभी भरोसे के लायक नहीं थे और नहीं रहोगे। अब तुम भी मेरी सच्चाई जान चुकी हो, इसलिए तुम्हें भी मरना होगा। तुम्हें मारकर मैं तुम्हारे रूप में इंसानों के बीच रहूंगी। यह कहकर मैडलिन मीना का रूप ले लेती है और उसका गला दबाकर मारने लगती है। अपनी जान बचाने के लिए मीना मैडलिन को बताती है
क्या प्रोफेसर ने तुम्हें नहीं बताया कि तुम दिन में क्यों निकल सकती हो? असल में तुम हाइब्रिड हो, आधी इंसान और आधी फेरी, यानी एक हाफलिंग। इसीलिए तुम इंसानों और फेरीज दोनों के बीच रह सकती हो। और तुम अकेली हाफलिंग नहीं हो, दुनिया में तुम्हारी तरह और भी काफी हाफलिंग्स हैं जो इंसानों के बीच अलग अलग रूप में रह रहे हैं। इस सच्चाई का पता चलते ही मैडलिन का जिस्म अचानक अपने असली रूप में आने लगता है। देखते ही देखते उसके पंख निकल आते हैं और वह मीना को वहां जिंदा छोड़कर वहां से उड़ जाती है। कुछ हफ्तों के बाद दिखाया जाता है कि मीना अब अपनी सिस्टर के साथ रहने लगी है। वह उसे बताती है कि शायद वह फेरी अभी भी उसका पीछा कर रही है। इस पर उसकी सिस्टर उसे तसल्ली देती है कि अब डरने की कोई जरूरत नहीं। और कहानी के अंत में एक छोटी लड़की मीना के घर के बाहर खड़ी होती है और उसकी खिड़की की तरफ देख रही होती है। यह कोई और नहीं बल्कि मैडलिन है, जो अब एक बार फिर अपना रूप बदलकर उनकी दुनिया में एक छोटी सी लड़की के रूप में जिंदगी जी रही है। और इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।